नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन, एमिटोसिस, समसूत्री विभाजन, मिटोसिस व अर्धसूत्री विभाजन, मेयोसिस। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जो निम्न हैं: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से दो संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन के पश्चात सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्मर तथा मुरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है: एक अर्धसूत्री, दो अर्धसूत्री। सेकेंड अर्धसूत्री एक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे निम्नकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है: पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रवस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है: लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन, पांचवा डाइकीनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। सेंट्रिओल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप में विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन के नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन रिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएजमाटा कहते हैं। काइएजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइएजमाटा के अंत्यीकरण हो जाता है। 5 डाइकीनेसिस केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर: समसूत्री विभाजन यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन यह विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधताएं नहीं होती। अर्धसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री
विभाजन, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। 3 जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भूर्णीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम और आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण। दूसरा, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तीसरा, अवशोषी अंगों से प्रमाण। चौथा, संयुक्ता जंतुओं से प्रमाण। पांचवा, पूर्वजता से प्रमाण। छठा, तुलनात्मक भौगोलिकी से प्रमाण। सातवां, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। आठवां, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण। नौवां, आनुवंशिक से प्रमाण। 10वां, पशुपालन से प्रमाण। 11, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना भूर्णीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरेसस, रेडियो, अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियाँ होती हैं। इनका भौर्णिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भूर्णीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इसकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली हुई त्वचा से हुई है। अशोषी अंग, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पुनः विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थिति में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कर्णपलव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि। नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास जीव मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीव एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विज्ञान के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिन्हें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लैमार्कवाद का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलासफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहते हैं होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती है। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवंत पनने संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के
के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर ये बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण में मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। 9 डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इनके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। यह कारक विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती है। उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः हुगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तत्व निम्नतः है। 1. नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चरण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। 2. इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये किसी अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक समान उत्पन्न हो सकते हैं। 4. सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न हो सकते हैं। 6. उपयुक्त उत्परिवर्तनों में फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक के इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट: जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।